कोठा यानी रेड लाइट एरिया, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोग मुंह फेरने लगते हैं। एक ऐसी जगह जहां न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां देह व्यापार के काले दलदल में धकेल दी जाती हैं। तंग कमरों में बंद ये जिंदगियां गुमनाम अंधेरे के बीच कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। हमारी आज की स्टोरी इसी रेड लाइट एरिया की है, जहां एक आदमी अपनी बीबी को ढूंढने के लिए कस्टमर बनकर पहुंचता है। आदमी का नाम साहिल होता है। कोठा मालकिन साहिल की सच्चाई से अनजान, वह साहिल को अपना कस्टमर समझकर उसे एक के बाद कई लड़कियां दिखाती है, लेकिन साहिल सबको रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद कोठा मालकिन अपने कोठे पर आई नई लड़की तान्या को साहिल के सामने लाती है। ये तान्या कोई और नहीं बल्कि साहिल की ही बीबी थी, तान्या, जिसके साथ साथ फेर लेते समय साहिल ने उसे जिंदगी का हर सुख देने का वादा किया था। आज उसी तान्या को अपने सामने कोठे पर बेबस खड़ा देखकर साहिल की रूह कांप जाती है और अब वह तान्या को वहां से निकालने का फैसला करता है। लेकिन क्या साहिल अपनी तान्या को उस रेड लाइट एरिया से निकाल पाता है, या फिर तान्या हमेशा के लिए वहीं की होकर रह जाती है? दोस्तों, ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेगी, ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, ये सच्ची घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। यहीं पर साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। साहिल का यहाँ एक घर भी था जहां वह अपनी पत्नी तान्या के साथ रहता था। साहिल की शादी को अभी 2-3 महीने हुए थे। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी। साहिल अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन तभी एक दिन उसकी कंपनी अपने एक असाइनमेंट के लिए साहिल को मुंबई भेजने का अनाउंसमेंट करती है। साहिल अपनी पत्नी तान्या को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो मुंबई नहीं जाता तो उसकी जॉब छूट सकती थी और साहिल की कंपनी काफी बड़ी थी। वो साहिल को काफी अच्छी सैलरी देती थी, इसलिए साहिल को मन मारकर मुंबई जाना पड़ता है। 1-2 हफ्ते तक मुंबई में काम करने के बाद साहिल को तान्या की याद आने लगती है। उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था और एक दिन तान्या से बातचीत करते हुए साहिल उससे पूछता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो? मुंबई घूमने की बात सुनकर तान्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। वह साहिल से कहती है, मेरा तो बचपन का सपना था मुंबई घूमने का, लेकिन बचपन कब चला गया पता भी नहीं चला और ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। तान्या की बातें सुनकर साहिल कहता है, बस इतनी सी बात, अब तुम्हारा हर सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। 7 अक्टूबर 2011 को मैंने तुम्हारा ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया है। तुम आराम से ट्रेन में बैठ जाना। ट्रेन तुम्हें बेंगलुरु से मुंबई लेकर आएगी और मैं तुम्हें मुंबई स्टेशन से रिसीव कर लूंगा। तान्या अब खुशी मन से मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है और देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जिस दिन तान्या को ट्रेन पकड़ना था। वह घर से अपना सामान लेकर सीधे बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहां स्केड्यूल टाइम पर उसकी ट्रेन आती है। वह ट्रेन में चढ़कर अपने बर्थ पर जाकर बैठ जाती है। अब वह सबसे पहले साहिल को फोन करती है और उसे बताती है कि मैं ट्रेन के अंदर अपनी बर्थ पर बैठ गई हूँ, आप परेशान मत होइएगा। साहिल भी उसे समझाता है कि तुम भी परेशान मत होना, लगभग 1000 किलोमीटर का सफर है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें मुंबई स्टेशन पर रिसीव कर लूंगा। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि सफर के दौरान किसी से भी बातचीत मत करना और ना ही किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना। तान्या भी साहिल के हाँ में हाँ मिला देती है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है और ट्रेन भी अपने मुंबई के सफर पर निकल पड़ती है। जिस बर्थ पर तान्या बैठी हुई थी उसके ठीक सामने वाले बर्थ पर 2 आदमी बैठे हुए होते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। शुरुआत में वे दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, मगर धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो वे आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं और इस तरह से उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन तान्या साहिल की बात मानते हुए अभी भी किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। वो चुपचाप अपने बर्थ पर बैठकर खिड़की के बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसके सामने वाले बर्थ पर बैठे हुए आदमियों में से एक तान्या से कहता है, बहन, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हैं। इस पर तान्या उस आदमी से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले भी ट्रेन में सफर कर चुकी हूँ, लेकिन मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। तान्या की बात सुनकर दूसरा शख्स कहता है, बहन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। तान्या उन्हें हाँ में सिर हिला देती है। जब सफर थोड़ा आगे बढ़ता है तो दोनों खाने पीने का कुछ सामान खरीदते हैं और तान्या को भी खाने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन तान्या उन्हें मना कर देती है। पर वे दोनों ही शख्स तान्या से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, जिससे तान्या भी काफी जल्दी उनसे कंफर्टेबल हो जाती है। इसलिए जब तान्या भी कुछ खाने के लिए जाती है तो अपना खाने का सामान उन्हें ऑफर करती है और वे दोनों ही शख्स
खुशी खुशी उस सामान को ले लेते हैं और खाने लगते हैं। इस तरह बातचीत करते हुए उनका सफर आगे बढ़ रहा था। तान्या बहुत खुश थी क्योंकि बचपन में देखा हुआ उसका सपना अब पूरा होने जा रहा था। तान्या इसी खुशी में अपने पति साहिल को फोन मिलती है और उसे बताती है कि वह उससे सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। साहिल कहता है, तुम घबराना मत, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अब फोन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों शख्स में से एक तान्या को गर्मा गर्म चाय ऑफर करता है। तान्या पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर जब दूसरा शख्स भी तान्या को चाय पीने के लिए फोर्स करता है तो तान्या चाय पीने लगती है और जैसे ही तान्या अपनी आधी चाय खत्म करती है उसे नींद आने लगती है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। और लगभग 2 घंटे के बाद तान्या की आंख खुलती है और वह खुद को एक कार के अंदर पाती है जहां उन दोनों शख्स के अलावा एक तीसरा शख्स भी होता है जो कार तेज स्पीड में भगा रहा था। तान्या के बिखरे बाल और उसके कपड़ों की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है। तान्या उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मुझे कहां लेकर जा रहे हो, मैं कहां हूं, प्लीज मुझे घर जाने दो। तान्या की ऐसी बातें सुनकर उनमें एक आदमी तान्या को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चुप रहने की हिदायत देता है। दरअसल तान्या को चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उन लोगों ने पिला दिया था, जिस वजह से अभी भी तान्या पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। कार तेज स्पीड से भागती है और वो तान्या को लेकर मुंबई के उन बदनाम गलियों में पहुंचते हैं जिसे दुनिया रेड लाइट एरिया के नाम से जानती है। अब वे तान्या को कार से उतारते हैं। तान्या चलने की हालत में नहीं होती है, इसलिए वे उसे इस तरह से पकड़ते हैं जैसे मानो उन्होंने किसी बीमार महिला को पकड़ा हो। शायद इसी तरह उन्होंने तान्या को ट्रेन से भी उतारा था, इसलिए स्टेशन पर लोगों को शक नहीं हुआ। अब वे तान्या को लेकर एक कोठे पर जाते हैं और 45,000 रुपए में वे तान्या को उस कोठे पर बेच देते हैं। कुछ समय बाद तान्या को होश आता है। वह अपने आसपास के माहौल को देखकर समझ जाती है कि उसके साथ जो अब तक हुआ है अब उससे भी बहुत बुरा होने वाला है। इसी डर से तान्या जोर जोर से रोने लगती है और वहां से जाने की जिद करने लगती है। तान्या को रोते चिल्लाते देखकर उस कोठे की मालकिन उसे एक कमरे में बंद कर देती है और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। तान्या उसी कमरे में बंद रहती है जहां उसे खाने के लिए केवल 2 वक्त का खाना मिलता था और जब भी तान्या वहां से जाने का विरोध करती थी तो साथ में उसे मारा पीटा भी जाता था। दूसरी तरफ तान्या का पति साहिल तान्या को लेकर काफी परेशान था। जब तान्या उसे स्टेशन पर नहीं मिलती है तो वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। इवन वह पुलिस की हेल्प भी लेता है, लेकिन तान्या का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। 16वें दिन कोठे पर तान्या को वहां की बाकी लड़कियों की तरह सजाया जाता है ताकि उसे भी अब काम पर लगाया जा सके। तान्या भी उनका विरोध करते करते थक चुकी थी, इसलिए अब वह इसे ही अपनी किस्मत मान लेती है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी कि उसका साहिल यहाँ आएगा और उसे इस नर्क से निकाल कर ले जाएगा। खैर, तान्या को सजाकर कस्टमर्स के सामने रखा जाता है, जिसके बाद उनमें से एक कस्टमर तान्या को पसंद करता है और उसे लेकर कमरे में चला जाता है। लेकिन कमरे में जाकर जैसे ही वह कमरे का दरवाजा बंद करता है, तान्या उसके पैरों पर गिरकर रोने लगती है। तान्या रोते हुए उस आदमी को अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से धोखे से उसे इस जगह पर लाया गया है। तान्या की पूरी कहानी सुनकर उस आदमी को तान्या पर दया आ जाती है। वह तान्या से कहता है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस पर तान्या उसे अपने पति साहिल का नंबर मिलाने के लिए कहती है। उधर साहिल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो तान्या की तलाश में नहीं निकलता था। इवन वो रोजाना घंटे सुबह शाम अपने मोबाइल को चेक करता था कि तान्या का कहीं कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया है। और एक दिन जब अचानक से किसी अननोन नंबर से उसके मोबाइल पर घंटी बजती है तो बिना एक भी सेकंड गंवाए वो तुरंत अपने फोन को उठाता है। फोन के दूसरे साइड तान्या होती है जो रोते हुए कहती है, साहिल, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी तान्या, मुझे यहाँ से ले चलो। ये लोग बहुत गंदे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तान्या की ऐसी बातें सुनकर साहिल समझ जाता है कि उसकी तान्या जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह तान्या से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जिस पर तान्या फिर से कहती है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इतना कहकर तान्या उस आदमी को फोन दे देती है जो उसकी मदद कर रहा था। तान्या उस आदमी के सामने वहां का एड्रेस बताने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, जिसके बाद वह आदमी तान्या से फोन लेकर साहिल को उस रेड लाइट एरिया का लोकेशन बता देता है। अब साहिल सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वह तान्या को उस नर्क से निकाल सके। साहिल ये भी सोचता है कि अगर वह पुलिस के पास जाएगा
और पुलिस उस कोठे पर रेड मारेगी तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि कोठा मालकिन तब तक तान्या और बाकी लड़कियों को कोठे से गायब कर दे। इसीलिए मुझे सबसे पहले खुद तान्या के पास पहुंचना होगा। इतना सोचकर साहिल अब उस आदमी के बताए लोकेशन पर पहुंचता है और उस कोठे पर जाता है जहां उसकी पत्नी तान्या को रखा गया था। यहाँ साहिल कोठे के अंदर एक कस्टमर बनकर जाता है ताकि किसी को शक ना हो। साहिल कोठा मालकिन को लड़कियां दिखाने के लिए कहता है। कोठा मालकिन उसे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाती हैं, लेकिन वह सबको रिजेक्ट करता जाता है। जिसके बाद कोठा मालकिन अपने कोठे पर आई नई लड़की को साहिल के सामने खड़ा करती है। ये नई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी तान्या थी। तान्या साहिल को देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। साहिल कोठा मालकिन से कहती है, मुझे तुम्हारी यही लड़की पसंद है। साहिल अब कोठा मालकिन को कुछ पैसे देता है और फिर तान्या को लेकर एक कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह ट्रेन वाली पूरी घटना साहिल को बताती है कि किस तरह से उसके चाय में नशे की दवाई मिलाकर उसे यहाँ लाया गया है। तान्या की आप बीती सुनकर और उसे इस तरह से बच्चों की तरह रोता देखकर साहिल की आंखों से भी आंसू बहने लगता है। साहिल जो खुद रो रहा था, अब वह तान्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम डरो मत, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें यहां से लेकर चलूंगा, लेकिन मैं अगर अभी तुम्हें यहां से लेकर भागने की कोशिश करूंगा तो ये लोग हम पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हम यहां से कैसे निकले। साहिल काफी देर तक सोच विचार करने के बाद मुंबई पुलिस को फोन करता है। साहिल उन्हें फोन पर ही अपनी पूरी कहानी बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। साथ ही साहिल पुलिस को उस कोठे की लोकेशन भी बताता है। बस फिर क्या था, बिना टाइम वेस्ट किए मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम उस कोठे पर पहुंचकर वहां रेड मारती है। इस रेड के दौरान एक कमरे के अंदर उन्हें साहिल अपनी पत्नी तान्या के साथ मिलता है। पुलिस उन्हें वहां से निकालती है और न सिर्फ तान्या बल्कि पुलिस ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से निकालती है जो दलालों के बहकावे में आकर इस कोठे पर पहुंची थी। पुलिस कोठे से छुड़ाई गई सारी लड़कियों को उनके घर सुरक्षित भेज देती है। साहिल और तान्या भी मुंबई को हमेशा के लिए छोड़कर अपने शहर बेंगलुरु लौट जाते हैं। पुलिस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी और रविदा शेख को अपने हिरासत में ले लेती है और साथ में उनके आदमियों को भी अरेस्ट कर लेती है और उनकी ही मदद से पुलिस उन 2 दलालों को भी गिरफ्तार करती है जो तान्या को उस कोठे पर लेकर आए थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तान्या की नहीं है बल्कि तान्या जैसी हजारों लड़कियों की है जिन्हें बहला फुसलाकर इस तरह से कोठे पर बेच दिया जाता है। लेकिन सबके पति साहिल की तरह नहीं होते, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना कोठे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, साहिल के इस निडर फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।